दोस्तों ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि अगर जिस साल उन्होंने कोई इनकम नहीं कमाई तो वो उस पर टैक्स भी क्यों भरे। यानी इनकम तो आपकी हर साल ड्यू हो रही है, रिसीव नहीं हो रही है। रिसीव आपकी 4 या 5 साल के बाद अगर होती है तो जिस साल रिसीव होगी उस साल हम टैक्स पे कर देंगे। आज या अगले साल या उसके अगले साल हम टैक्स क्यों पे करें जब हमें वो इनकम रिसीव ही नहीं हुई है। यानी जिस साल हमें रिसीव होगी तब हम टैक्स पे कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, भारी टैक्स लायबिलिटी आप पर आ सकती है। आज का हमारा वीडियो हमारे व्यूअर के सब पूछे गए एक सवाल पर है, जिस पर उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो जो भी ब्याज की इनकम अगर हमें आ रही है तो क्या वो ब्याज की इनकम अगर हमने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करी है तो हर साल हमें उसे क्या अपनी इनकम दिखानी चाहिए, या जिस साल 5 साल के बाद जो मैच्योरिटी होगी, जो पैसा मिलेगा फिक्स डिपॉजिट की जो मैच्योरिटी आएगी और जो ब्याज आपको पूरा मिलेगा उस साल आपको इंटरेस्ट बुक करना चाहिए, टैक्स दिखाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो ब्याज हमें मिलता है, तो क्या हमें एक्रूअल बेसिस पर यानी हर साल उसे बुक करना चाहिए जबकि वो इनकम हमने रिसीव ही नहीं करी है, तो हमें ड्यू बेसिस पर इनकम जो है बुक करनी चाहिए इनकम टैक्स के अंदर, या फिर अगर रिसिप्ट जब हो रही है, कैश जब हमें मिल रहा है, जो रिसिप्ट बेसिस पर है, कैश मेथड के हिसाब से जब हमें वो इनकम मिलती है, यानी मैच्योरिटी पर अगर 5 साल के बाद अगर वो इनकम हमें मिल रही है, ब्याज अगर हमें मिल रहा है, तो क्या तब हमें टैक्स लायबिलिटी भरनी चाहिए, तो उसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या भारी नुकसान आपको हो सकते हैं, क्या टैक्स लायबिलिटी आपको आ सकती है, जिसके तहत आप अगर अपनी इनकम को, अपने ब्याज को अगर बुक करते हैं मैच्योरिटी के समय तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बात करते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट लेते हैं और फिक्स डिपॉजिट को जो ब्याज आपको मिल रहा है वो मैच्योरिटी के समय इंटरेस्ट जो आपको दिया जा रहा है, जो ब्याज आपको दिया जा रहा है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो फिक्स डिपॉजिट जब आपकी मैच्योर होगी तब उस इंटरेस्ट पर अगर आप टैक्स भरते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं आइए जानते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो अगर आप मैच्योरिटी के समय जो ब्याज मिला है उस पर अगर टैक्स भरते हैं, उस साल टैक्स भरते हैं, तो आप हायर टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप सभी को पता है, अगर आप इंडिविजुअल है, नॉन सीनियर सिटीजन है, 2.5 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आ जाती है। लेकिन आपने जो ब्याज है वो 5 साल की मैच्योरिटी के समय रिटर्न भर के आप अपना ब्याज जो वो टैक्स भरना चाहते हैं, यानी आपका जो 5 साल का जो ब्याज होगा वो एक्यूमुलेटेड होता जाएगा। हर साल मान के चले 50,000 का अगर आपको ब्याज मिलता है तो हर साल 50,000 के हिसाब से 5 साल तक आपको 2.5 लाख तक का जो ब्याज है मैच्योरिटी पर जो मिलेगा वो आपको इनकम टैक्स उस पर आपको देना होगा। अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो आपको छूट मिल जाती है, 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन आपकी कोई अदर इनकम निकल के आ जाती है, मान के चलिए सैलरी इनकम 3.5 लाख रुपए निकल के आती है, तो उस केस में आप 20% के ब्रैकेट में आ जाते हैं, हायर टैक्स लायबिलिटी आप पर आ जाती है। लेकिन अगर आप ईयरली अगर बुक करते हैं उसको 50,000 हर साल अगर आप बुक करते हैं, 3.5 लाख भले ही आपकी सैलरी इनकम क्यों ना होती, तो आप लोअर टैक्स ब्रैकेट का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपकी उस केस में 5 लाख से इनकम कम होती तो आप 87A का रिबेट लेकर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना होता। तो आप अगर ईयरली दिखाते तो आपको बिल्कुल भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन आपने 5 साल की मैच्योरिटी के समय उसको टैक्सेबल किया है उस ब्याज को, तो उस केस में आपको 20% की हायर टैक्स ब्रैकेट में आप आ सकते हैं। एक भारी नुकसान यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो बैंक तो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा हर साल, भले ही आप इनकम उस साल दिखाते हैं या नहीं दिखाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। सेक्शन 194A के तहत जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, एक लिमिट से अगर ज्यादा क्रॉस हो जाता है आपका ब्याज जो आपको दिया जा रहा है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो 10% की रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और जो लिमिट है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, आपके 60 साल से कम है, तो 40,000 के ऊपर अगर आपका ब्याज दिया जा रहा है तो उस केस में 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 की लिमिट है, यानी 50,000 से ऊपर अगर आपको ब्याज दिया जा रहा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। बैंक हर साल आपका टीडीएस
डिडक्ट करेगी इस लिमिट से अगर इंटरेस्ट क्रॉस हो जाता है। जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, उसके लिए आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A दिया जाएगा और यह टीडीएस जो है वो 26A के अंदर आपके रिफ्लेक्ट होगा, जिसको अगर आपको क्लेम करना है तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना होगा और उस इनकम को आपको बुक करना होगा, इनकम को आपको शो करना होगा। लेकिन अगर आप उस इनकम को शो नहीं करते, उसको बुक नहीं करते और 5 साल में जब आपको ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी पर तब आप बुक करते हैं, तो उस केस में आप उस टीडीएस को खो देते हैं। उस साल आपको वो टीडीएस जो है वो रिफंड नहीं मिलता, आपका टीडीएस जो वो पेंडिंग हो जाता है और उस साल आप टीडीएस क्लेम नहीं कर पाते, जिस वजह से जो 10% 5 साल मिलाकर अगर बात करें तो जो टीडीएस जो दिया जा रहा है आपको, जो टीडीएस आपका कटा है वो आपका इंटरेस्ट का ही पोर्शन है, यानी उस पर जो टीडीएस आपका जो कटा है 10%, उस पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जब उसको बुक करेंगे 5 साल के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसको टीडीएस को जब क्लेम आप करेंगे तो उस केस में भी जो रिफंड आपको आएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको कोई इंटरेस्ट, उसका ब्याज आपको नहीं देने वाली है। यानी एक सीधा सीधा भारी नुकसान यहां पर आपको हो जाता है 10% का हर साल के लिए। तो इससे बचना है तो आप फॉर्म 15G और 15H जो वो जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15G नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप ये जमा कर दें शुरुआत के महीने में ही, अप्रैल के महीने में, तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। अगर आपकी जो इंटरेस्ट जो है वो 40,000 50,000 से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम है तो उस केस में बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी और आप टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं। तो आ जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे। तो मिसमैच आपको देखने को मिल सकता है फॉर्म 26AS और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। सेकंड पॉइंट में हमने आपको बताया था कि बैंक तो टीडीएस डिडक्ट करेगी हर साल और जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है वो आपके 26AS फॉर्म के अंदर दिखाई देता है और एडिशनली AIS के अंदर भी शो होता है, जिसके अंदर आपका टीडीएस अमाउंट जो भी डिडक्ट किया हुआ है और जो भी इंटरेस्ट इनकम यानी जो भी ब्याज की इनकम है, जो भी बैंक पोस्ट ऑफिस आपको देती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में नॉर्मली आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उस इनकम को बुक करते हैं और अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए वो इनकम जो है फुल्ली टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 80TT-B के तहत 50,000 तक की छूट मिल जाती है, 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन क्योंकि आपने हर साल बुक इनकम नहीं करी, आप 5 साल जब आपकी फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी होगी तब आप इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, तो उस केस में आपके ITR के अंदर वो इनकम जो है नील होगी, जिसके वजह से यहां पर सीधे सीधे जो है मिसमैच हो जाता है 26AS फॉर्म से और आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। और ये सीधा सीधा जो मिसमैच है वो फ्लैग कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्यों उस इनकम को आपने बुक नहीं की जो आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट हुई है। आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देने पड़ सकते हैं, एडिशनल काम यहां पर आपका बर्डन बढ़ जाएगा, आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट्स है, आपने पिछले सालों की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी जिसके अंदर आपने उस इनकम को नहीं दिखाया है और आपने ना ही वहां पर टीडीएस क्लेम किया है। इसके अलावा जो भी पेमेंट मेथड आपने सिलेक्ट किया, मर्केंटाइल मेथड जो है वो आपको सिलेक्ट नहीं करना, कैश बेसिस पर आपको जो है मेथड सिलेक्ट करना, यानी रिसिप्ट बेसिस पर जब आप रिसिप्ट करेंगे उस इनकम को तब आप उसको जो है बुक करने वाले हैं, तब आप उस पर टैक्स भरने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहां पर देना पड़ सकता है, एडिशनल वर्क, एडिशनल काम यहां पर आपका बढ़ जाएगा अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस साल उस इनकम को नहीं दिखाया है। 5 साल के बाद जब आप उस इनकम को रिसीव करेंगे तब आप दिखाते हैं तो एक एडिशनल वर्क आता है और नोटिस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको भेजी जा सकती है। आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो सीनियर सिटीजन को सीधा सीधा लॉस हो सकता है 50,000 रुपए का अगर वो इंटरेस्ट जो है वो बुक करते हैं, टैक्स करते हैं फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी के समय। सेक्शन 80TT-A की बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, आपकी एज 60 साल से कम है तो 10,000 का आपको डिडक्शन मिलता है अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज आता है जो आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के रखा है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 80TT-B के तहत 50,000 की छूट मिल जाती है, ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से बल्कि RD और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से भी। तो अगर आप 80TT-A के अंदर है यानी नॉन सीनियर सिटीजन है और अगर हर साल इनकम बुक नहीं करते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि FD के ब्याज पर कोई भी छूट नहीं मिलती है नॉन सीनियर सिटीजन को। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको सीधे सीधे 50,000 का लॉस हो जाता है। यह लॉस आप 5 साल तक आपको अगर कैलकुलेट करें तो हर साल 50,000 के मुकाबले यानी 2.5 लाख रुपए तक का जो डिडक्शन आपको
5 साल में दिया जाना था, वो आपका सीधा सीधा नुकसान आपको हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3 लाख की आ रही है, जो मैच्योरिटी पर आपने रिसीव करी है, मैच्योरिटी पर आप टैक्स करने वाले हैं, हर साल आप 60-60 हजार रुपए नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर साल 60-60 हजार रुपए अगर करते 5 साल के अंदर, तो उस केस में हर साल आप 60 हजार के सामने 50 हजार डिडक्शन ले लेते और 10 हजार पर आपको 20% की अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 2000 रुपए हर साल आप टैक्स भर सकते हैं। लेकिन आपने जो 3 लाख रुपए वो फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी के सामने टैक्स करना चाहते हैं, तो उस केस में 3 लाख पर आपको 20% की अगर ब्रैकेट में है, यानी अदर इनकम भी आपकी मिलाकर अगर आप 20% की ब्रैकेट में है, तो उस केस पे वो 3 लाख की जो इनकम है उस पर 20% अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 60,000 सीधा सीधा आपका टैक्स निकल के आ जाता है। जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ वो भी आपके टैक्स के रूप में चला जाता है और जो एडिशनली जो बैलेंस बच जाता है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाता है, यानी पूरा का पूरा जो 60,000 है उस पर आपको टैक्स लग जाता है। अगर ईयर वाइज अगर आप जो है इंटरेस्ट बुक नहीं करते तो सीधे सीधे आपको 2.5 लाख रुपए तक का 5 साल के लिए अगर माने तो 2.5 लाख का यानी 1 साल के अंदर आपको 50,000 का सीधा सीधा सीनियर सिटीजन को लॉस हो जाता है। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो ईयरली जो भी टीडीएस आपका 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो अगर आपका जो ब्याज अगर आपको आ रहा है फिक्स डिपॉजिट पर, जो मैच्योरिटी के समय आप उस ब्याज को अगर बुक करते, यानी उस साल जिस साल आपका ड्यू हुआ है उस साल अगर आप उस ब्याज की इनकम को अगर बुक नहीं करते, तो उस साल जो भी टीडीएस आपकी बैंक ने डिडक्ट किया है जो आपके 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ध्यान रखना है आप उतना ही टीडीएस क्लेम करें जो आपके ब्याज के अलावा है, यानी ब्याज के अलावा जो टीडीएस है उसको आप क्लेम करें। जो भी इंटरेस्ट का जो ब्याज का जो फिक्स डिपॉजिट का जो टीडीएस है उसे अनक्लेम में आप रहने दें, यानी क्रेडिट जो भी टीडीएस है कॉलम दिया गया है टीडीएस के अंदर, जो भी टीडीएस है क्लेम्ड दिस ईयर करके दिया है उसके अंदर आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, उतना ही सिलेक्ट करें जितना आपका फिक्स डिपॉजिट के अलावा जो टीडीएस है वो आपको सिलेक्ट करना है। और जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 5 साल के बाद, जब आपकी फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी होगी, जब आप उस इनकम को बुक करेंगे, तब आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ध्यान रखना है उस टीडीएस को जो अर्लियर आपका अनक्लेम पड़ा था उसको आपको सही से क्लेम करना है पीरियड वाइज। जो भी ईयर का जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ईयर और टीडीएस अमाउंट जो भी है वो आपको सही से क्लेम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपका टीडीएस जो है वो आप क्लेम करने में गलती कर देते या आपको मिस्टेक हो जाती है, तो उस केस में आपको टीडीएस का रिफंड नहीं मिलेगा और आपको डिमांड की नोटिस भी आ सकती है। तो ध्यान रखना है कि टीडीएस वो क्लेम ना करे और जिस साल वो इंटरेस्ट बुक करता है, इनकम बुक करता है, उस साल उसे उस टीडीएस को पिछले सालों के जो टीडीएस है उसे क्लेम करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो टीडीएस जो रिफंड है वो उसे मिलने में दिक्कत आ जाती है। 6th पॉइंट पे, तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको मैंडेटरली फाइल करनी पड़ जाएगी अपने पिछले सालों की। तो फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी पर जो भी ब्याज की इनकम आ रही है वो इनकम आप उस समय यानी आप रिसिप्ट बेसिस पर अगर शो करते हैं, बुक करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखाते हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो टैक्स पे करते हैं, या फिर अगर आपका टीडीएस अगर निकल के आता है तो टीडीएस जो भी है वो रिफंड आप उसका क्लेम कर सकते हैं। आप जिस साल आपको फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी हो रही है उस साल तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, लेकिन उसके पिछले सालों की भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ जाएगी, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना है, या 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम भी क्यों ना है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका बैंक आपका टीडीएस जो है डिडक्ट कर लेता है तो उस टीडीएस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और उसको सही से जो अनक्लेम्ड रखना है, सही से उसको जो है डिस्क्लोज करना है अपने शेड्यूल, टीडीएस शेड्यूल के अंदर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तभी आप जो है मैच्योरिटी के समय जो है वो उस टीडीएस का जो है रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका टीडीएस जो वो रिफंड क्लेम नहीं हो पाएगा। 20 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और प्रॉपर टीडीएस जो है वो अनक्लेम्ड रखना है, प्रॉपर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि आप मैच्योरिटी के समय जब आपको रिसिप्ट होती है, ब्याज जब रिसिप्ट होगा, जिस साल आप इंटरेस्ट बुक करेंगे उस साल आप टीडीएस क्लेम कर पाए। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको पिछले सालों की भी मैंडेटरी फाइल करनी पड़ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कहाँ ज़्यादा आने वाली है, एक्रूअल बेसिस पर या फिर अगर हम एक्चुअल बेसिस पर अगर कैलकुलेशन करते हैं अपने ब्याज को,
तो हमने यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट कैलकुलेशन दोनों मेथड के हिसाब से बनाया है। जो हमारा सबसे पहले ऊपर आ रहा है वो है एक्रूअल बेसिस पर, यानी हम हर साल जो अपना इंटरेस्ट अगर बुक करते हैं ड्यू बेसिस पर, जिसके साथ हमारी अदर इनकम भी अगर होती है, तो टोटल इनकम मिलाकर अगर 5 लाख से कम है तो आप देख सकते हैं कि इधर नील टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ रही है, यानी हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अगर हमारी 5 लाख तक की इनकम है, हमने जो इंटरेस्ट जो ब्याज है एफडी का वो हर साल बुक कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है मैच्योरिटी पर बुक नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे एक्चुअल बेसिस पर यानी रिसिप्ट बेसिस पर, यानी 5 साल के बाद जब हमारी मैच्योरिटी होगी तब अगर हम इंटरेस्ट यानी ब्याज अगर बुक करते हैं, तो उस केस में अदर इनकम के साथ टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आता है वो 8,19,327 यानी 5 लाख से ज़्यादा है, जिस पर अगर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो 76,000 के अराउंड टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे जो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि अगर हम ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट अगर बुक करते हैं तो उस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी नील रहती है, लेकिन अगर हम 5 साल के बाद फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योरिटी हो जाती है तब अगर इंटरेस्ट बुक करते हैं तो उस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी 20% की टैक्स स्लैब में आ जाती है, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको अगर फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज आता है वो आप इंटरेस्ट जो है वो ईयरली बुक करें, ना कि उसे जो है मैच्योरिटी के बाद आप बुक करें। तो ये डिफरेंसेस सामने आपको दिख सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।